नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज देश की सबसे बड़ी बहस, क्या एंटी पेपर लीक कानून छात्रों के भविष्य की असली सुरक्षा करेगा या सिर्फ राजनीतिक संदेश है? संसद के मॉनसून सत्र के 10वें दिन एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर माफिया अब नहीं बचेंगे और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाया जाएगा। हाई पावर टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा जैसे बड़े कदमों का ऐलान भी किया गया है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, अगर सरकार इतनी गंभीर थी तो पेपर लीक की घटनाएं लगातार क्यों होती रही? क्या नया कानून वाकई नकल और लीक माफिया की कमर तोड़ देगा या ये सिर्फ सख्त कानून का राजनीतिक प्रदर्शन है? और इसी बीच राहुल गांधी के बयान को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर बीजेपी ने इस बहस को और राजनीतिक बना दिया है। तो क्या ये छात्रों के भविष्य की सुरक्षा का ऐतिहासिक कानून है? क्या पेपर माफिया सचमुच नहीं बचेंगे? तो ये तमाम बातें जो कि सामने आ रही है, क्योंकि राज्यसभा से भी ये बिल पास हो चुका है। ऐसे में युवाओं के नाम पीएम मोदी ने संदेश भी दिया, लेकिन एंटी पेपर लीक बिल का जो वादा था वो पूरा कर दिया है। 23 जुलाई को देश से वादा किया था और 30 जुलाई को संसद से कानून को पास करा दिया गया है। तो पीएम मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई और उसके बाद ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से इस कानून को बनाया गया। हालांकि काफी विरोध झेलना पड़ा, बाकी मुद्दों को लेकर बहस कहीं अटकी रही, लेकिन पेपर लीक कानून जो है वो बन चुका है। एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हो गया है राज्यसभा से। और वहीं अब संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन भी है। तो ऐसे में एंटी पेपर लीक बिल राज्यसभा से पास हो जाता है। बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। तो पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो जारी किया है। एग्जाम को हर तरह से लीक प्रूफ बनाएंगे, कहा है मोदी ने। और विश्वस्त परीक्षा पद्धति के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं। हाई पावर्ड टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी गठित की गई है। तो पीएम मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं। इस बिल को लेकर विश्वस्त परीक्षा पद्धति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा। और हाई पावर टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी होगा। तो देखिए, देश को परीक्षा सुधारों की जरूरत है और ऐसे में पेपर लीक माफिया की खैर नहीं है। एंटी पेपर लीक कानून का वादा जो किया था वो पूरा किया है। पीएम मोदी का ये बड़ा संदेश देश के नाम रहा, युवाओं के नाम रहा। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारों का खास पैनल जुड़ चुका है। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता है जावेद अंसारी जी, कांग्रेस के नेता राहुल तानान, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो कि अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से ये पूरा बिल रहा और ऐसे में यहाँ पर हमने विरोध भी देखा विपक्ष की तरफ से, कई और मुद्दों को लेकर चर्चा की बात भी कही जाती रही। सवाल यही है, क्योंकि अब ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद पूरी तरह से कानून बनकर लागू भी कर दिया जाएगा। तो आर.के. मिश्रा जी, जिस तरह से हमने देखा कि काफी चुनौती भी सदन में देखने को मिली, कई बार सदन स्थगित भी हुआ, किस तरह से आप इस बिल को देख रहे हैं और कितनी जल्दी से लागू किया जाएगा?
और देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय था और निश्चित तौर पर जो परीक्षा लीक का जो मामला बार बार हमने देखा था, जो कि पिछले जो राजस्थान की सरकारें थी कांग्रेस की, उस समय में भी हम लोगों ने देखा था, तो इसके ऊपर में एक संवेदनशील कदम उठाना एक बहुत ही अनिवार्य था। लेकिन हमने देखा जो कि पिछले कांग्रेस की सरकार 40 से 50 सालों के अंदर में ऐसी शक्ति कभी नहीं दिखाई जो आज इस सरकार को करनी पड़ रही। अगर ये शक्ति अगर पहले हो जाता, ये कानून अगर पहले ही अगर आ जाता, तो मुझे लगता है जो कि इसमें कहीं किसी भी परीक्षा लीक की कहीं कोई संभावना नहीं रहती। लेकिन हमने देखा किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने ढुलमुल रवैया अपना करके, अब अभी भी आप देख रहे हैं जो किस तरह से संसद के अंदर में चर्चा के दौरान भी भागते नजर आ रहे हैं। जो विषय है उस विषय के ऊपर में कभी चर्चा करने के लिए कभी कांग्रेस या विपक्षी दल तैयार ही नहीं होते। जी, आगे मिश्रा जी, आप कह रहे हैं पहले ही ये बिल आ जाता, कानून बन जाता, तो क्या कुछ कठिनाइयां उस वक्त दिखाई दे रही थी, क्यों नहीं ऐसा हो पाया? देखिए, इसमें सरकार की जो इच्छा शक्ति होती है एक बहुत बड़ी चीज होती है। शिक्षा में सुधार, आपने देखा नौजवानों को आगे करके किस तरह से कांग्रेस या विपक्षी दलों ने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। आज भी अगर ये कानून आया है तो मुझे लगता है जो कि इस सरकार की गंभीरता, जो एक युवाओं के लिए एक संवेदनशीलता, यानी जिस कानून की मांग सरकार से की गई वो पूरा हुआ है। और जावेद अंसारी जी, 23 तारीख को ये बात कही गई थी पीएम मोदी की तरफ से कानून बनाएंगे और 30 तक राज्यसभा से पास हो गया है। आप इस बिल को कैसे देख रहे हैं और क्या अब आप संतुष्ट हैं कि चलिए एक बिल आ चुका है, अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो पेपर लीक करते हैं? देखिए, कानून तो पहले ही था, 2024 में ही फरवरी में कानून बन चुका था, उसमें सजा बढ़ाई गई है। तो लेकिन 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और हमने धरना भी दिया था दिल्ली में, और उसका जो मुख्य आरोपी था, मुखिया करके, उसको क्लीन चिट दे दी इनकी सरकार ने, वो सजा नहीं करा पाए। यही तो होता, कम सजा होती। अभी तो सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है कि भाई सजा बढ़ गई है, 10 साल हो गई है। लेकिन नहीं तो इस कानून में, इस बिल में आपको कुछ कमी लगी क्या अंसारी जी? कौन सा प्रावधान है जो रोक रहा है पेपर लीक को, ये बता दीजिए। ये तो पेपर लीक होने के बाद का कानून है। कौन सा प्रावधान है जो रोक रहा है? तो आपने सुझाव दिए थे, विपक्ष की तरफ से सुझाव दिए गए थे सरकार को, चर्चा हुई थी इस पर कि कुछ पॉइंट्स है जो कि ऐड ऑन किए जा सकते हैं। हमने तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे भी सुझाव दिए थे, जो नागपुर एजुकेशन पॉलिसी बना दी इन्होंने, बिना चर्चा के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास नहीं। तो इस मामले पर भी चर्चा नहीं हुई थी क्या? एंटी पेपर लीक को लेकर जिस तरह से यहाँ पर चर्चा की बात कही जा रही है, तो चर्चा नहीं हुई थी सदन में इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल हुई है, लेकिन सुझाव मांगे सरकार तब देंगे ना। सुझाव तो मानती नहीं। राहुल जी ने क्लियर कट कहा संसद में कि ये कानून जो है रोकने का कानून ही नहीं है, ये तो पेपर लीक होने के बाद का कानून है, प्रावधान है कि जब हो जाएगा तब सजा देंगे। और जो कानून तो पहले भी था देश में 2024 में। नहीं तो फिर तैयारी स्थगन प्रस्ताव की क्यों लाई जा रही थी कि इस बिल को रोककर बाकी मुद्दों पर चर्चा की जाए? जो देश में आंदोलन हो रहा था उस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं तो बिल के अंदर जो कमियां थी, खामियां थी, पहले उस पर तो काम कर लेते, उस पर तो बात कर लेते। तो हम तो कामयाबी भी बता रहे हैं, मानने को कोई तैयार हुई है तो 40 साल। नहीं तो कब बताएंगे जावेद अंसारी जी, ये तो बताइए। 12 बजे सदन स्थगित हो जाता है, फिर चलता है, फिर 5 मिनट के बाद फिर 2 बजे के लिए स्थगित हो जाता है। कब बताई गई ये खामियां और ये कमियां जो कि इस बिल में आपको दिखाई दे रही है? स्थगित तो स्पीकर कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, क्यों हुआ था? लेकिन ये भी आपको पता होगा ना, जब शोर शराबा सदन में होगा, अपनी बात नहीं रखी जाएगी, तो किस तरह से आप मानते हैं कि सदन आसानी से चल सकता है? आप अपनी बात को रखते तो सही, आप बताते। हम तो लगातार चर्चा कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर कि बताइए कौन से पॉइंटर्स हैं, क्या कुछ ऐड ऑन किया जाना चाहिए, सरकार से पूछिए सवाल और उन्हें बताइए भी। और साथ ही साथ जिस तरह से यहाँ पर एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, केंद्र सरकार ने सहयोग मांगा था विपक्ष से, सुझाव भी मांगे थे, तो क्या उस दौरान सुझाव दिए गए विपक्ष की तरफ से? बिल्कुल सुझाव दिए गए। राहुल जी का माइक बंद कर दिया था इन्होंने। ठीक है, फिर वही घूम फिर माइक बंद हो जाता है। ठीक है, और तभी वो कर रहे हैं जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया राहुल गांधी के द्वारा, क्या उस दौरान माइक बंद नहीं कर पाए थे क्या? कौन सी भाषा अभद्र बोली राहुल जी ने संसद में, बताइए? ठीक है मिश्रा जी, इसका जवाब आप ही देंगे। हालांकि भी राहुल तालन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूरी है, पर पहले मिश्रा जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद राहुल जी का रुख कर लेंगे। इन्होंने क्या कहा था? इडियट शब्द का यूज किया था, जो मुझे लगता है जो कि संसद के कार्यवाही से उस शब्द को हटा दिया गया। लोगों के लिए शब्द का यूज किया गया। क्यों लग रहा है कि आपके लिए? खड़गे साहब, भाई खड़गे साहब नहीं किया गया था वो, लेकिन आप अपने आप को मान के बैठे हो इडियट।
तो हम क्या कर सकते ये हैं? कहा था कि मुझे लगता है जो कि गलत शब्द का प्रयोग करना, गलत आचरण करना संसद के अंदर में, आप सदन के अंदर में चर्चा करिए भाई, सदन के पटल पर चर्चा और करिए। निशिकांत आपके दुबे जो सुझाव, कौन सी मर्यादा पालन कर रहे थे और आपके सांसद कौन सी अच्छा, मर्यादा पालन कर रहे थे? कौन से निशिकांत मर्यादा दुबे कर रहे कौन थे सी भैया? पालन कर रहे थे? राहुल गांधी क्यों ऐसे ईवीएम शब्द का कहा प्रयोग है तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको थोड़ी लग रहा है, का आपको थोड़ी आचरण कहा, बिल्कुल ये गलत हो क्लियर चुका किया है। संसद में कि ईवीएम आपके लिए नहीं है। आप अपना आचरण को मान ले, आचरण को सही आप करिए, अपना आचरण को इडियट सही मत बनाइए। करिए। ठीक है, सिर्फ मुद्दे बहस के अपना जो तो हैं वो इडियट सिर्फ मत उठाने हैं, मुद्दे उठाने, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से चर्चा की जानी चाहिए, शायद इस पर फोकस नहीं है अभी भी। जावेद अंसारी जी ऐसा ही दिख रहा है। राहुल तालान जी भी हमारे साथ जुड़े। राहुल जी देखिए, अब जब बिल बन चुका है तो उसमें बताया है कि उसके बाद की क्या सजा होगी, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सवाल करेगा कौन सदन में जब यहाँ पर बार बार शोर शराबा करके सदन को स्थगित करवाने जैसे हालात बना दिए जाते हैं, तो चर्चा कब होगी? देखिए, मुझे लगता है कि एलओपी की भी उतनी जिम्मेदारी होती है जितनी सत्ता पक्ष की होती है सदन चलाने की। जहां एलओपी खुद ऐसे वर्ड्स यूज कर लें कि जो एक्सपेल कर दिए जाएं कार्रवाई से, तो फिर ये सोचने वाली बात है। वो सदन सड़क है आपके लिए, आप कैसे वर्ड यूज करते हैं, ये सारी सदन इसके लिए नहीं है। सदन है जनता की सेवा के लिए, जनता के लिए है सदन। वहां जनता के मुद्दे तय होते हैं, जनता के लिए कानून बनते हैं और उनसे ये देश चलता है। अगर जो वहां भी ये शोर शराबाई करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, तो इस देश की राजनीति के लिए भी ठीक नहीं। तो राहुल जी, ये माना जाए कि विपक्ष की कोई रणनीति नहीं है, विपक्ष में क्या कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल नहीं है जो इस बात पर तय करे कि छात्रों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता या बताया जाता, सुझाव दिए जाते? क्या कोई ऐसा नहीं बचा विपक्ष में, कोई रणनीति नहीं है छात्रों के लिए? हाँ गीतू जी, मैंने बहुत सारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को देखा है जहां विपक्ष भी अपने बिल बनाता है। अब सरकार के सापेक्ष जो बिल है, विपक्ष भी अपने बिल बना के देता है कि ये हमारा बिल है, आपका बिल ये, इसमें से ये आप ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष सिर्फ हो हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं करता है। राहुल गांधी का कांग्रेस कोई सापेक्ष बिल नहीं बना सकती थी, बना सकती थी, बोलते हमारा बिल ये, इनका बिल ये, जनता के सामने रखते, लेकिन रखा नहीं गया। क्योंकि देखिए, अब वो बोल रहे हैं कि इसमें नकल रोकने के लिए कुछ नहीं, नकल नहीं रुकेगी, इस बिल से भी नकल नहीं रुकेगी। मैं कह रहा हूं आपको, नकल या ये जो आपका पेपर लीक है, ये सारी चीजें नहीं रुकेंगी। कैसे रुकेंगी? देखिए, आप सजा बढ़ा सकते हैं, इन ये जावेद जी सिर्फ एक डर आप बना सकते हैं कि अगर नकल करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखिए है क्या इसमें कि जब अगर जो लोग सोच लें, और इतना बड़ा सिस्टम है जावेद जी, इतना बड़ा सिस्टम है, उस सिस्टम में से कोई ना कोई लीक हो जाता है। आपको कहीं से और आउटसोर्स करनी है चीजें, कहीं से इनसोर्स करनी है चीजें, तब जाके या तो आप फुल प्रूफ ऐसे बना दे कि भैया अपना सिस्टम आर्मी जैसा हो, इंटरनेट नहीं चलेगा, वहां इंट्रानेट चलेगा, अपना इंटरनेट होगा, उसी पे सारा काम होगा। और लगातार राहुल जी, हम चर्चा भी कर रहे थे उस वक्त, बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ थे, कुछ और एजुकेशन से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने एक सुझाव दिया था, तकरीबन 500 प्रश्न ऐसे बनाए जाए जिनमें से रैंडमली जब एग्जाम होना हो तो कोई भी क्वेश्चन जो है उठाकर दे दिए जाए बच्चों को, जिससे कि पेपर लीक होने की संभावनाएं कम हो जाए। जावेद अंसारी जी, आप कुछ कह रहे थे, इस तरीके के जो सुझाव थे, आइडियाज थे, क्या विपक्ष की तरफ से दिए गए? जावेद जी, बिल्कुल दिए गए। एनटीए को भंग तो कर माना देना नहीं गया चाहिए। फिर 47 अब आप मेरे को 1 मिनट तो देंगे मैडम? हाँ बोलिए बोलिए। एनटीए को भंग कर देना चाहिए, एनटीए को भंग कर देना चाहिए। जो केंद्र सरकार ने 47 लोगों को निकाला है, वे कौन लोग हैं? उनकी सूची पारित करनी चाहिए। क्या वे आरएसएस के लोग नहीं है? केवल 24 परमानेंट लोग हैं जो 3500 करोड़ रुपया हड़प कर चुकी है बच्चों का, और 6.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम करा चुकी है। तो एनटीए को सबसे पहले एनटीए को भंग करना चाहिए, जो एनटीए बेमाना करती है। क्या आरएसएस में इंटेलेक्चुअल बंदे नहीं होते? क्या आरएसएस इस देश के बिल्कुल नहीं नहीं होते है क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं। नहीं जावेद अंसारी जी, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं आरएसएस में इंटेलेक्चुअल लोग नहीं होते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं होते हैं कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध कर रहे थे ये लोग, जो देश की आजादी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी उसका विरोध कर रहे थे ये लोग। और ये वही लोग हैं जो दिल्ली की प्रोफेसर गोबर लीप रही थी क्लास में। आरएसएस के लोग इंटेलेक्चुअल कैसे मान लूं मैं, जो गोबर पूछ रहे हो? और किस तरीके से यूनिवर्सिटी में संचालन हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, हर जगह आरएसएस। तो चलिए, विपक्ष के लोग तो होते हैं, फिर कितना शोर शराबा होता है सदन में? सदन की गरिमा क्यों भंग की जाती है? विपक्ष में तो सारे इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, फिर यहाँ क्यों समय बर्बाद किया जाता है? जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जाता है? ये तो सरकार से पूछना चाहिए। सुषमा स्वराज सरकार से क्यों, विपक्ष से पूछना चाहिए? चलाने का काम सरकार का आपकी है। क्या योजना रहती है जब आप संसद में बैठते हैं? किस तरीके के नियम रहते हैं? क्या कुछ तरीका होता है संसद में बैठने का, वहां पर अपनी बातों को रखना, या सिर्फ शोर शराबा करके वॉकआउट करने का एक तरीका बचता है?
पहली इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जो सरकार धरना दे रही है संसद के बाहर। तो शोर कौन मचा रहा है? सरकार मचा रही है, सरकार धरना देती है अपने खिलाफ। इसका क्या इलाज है? विपक्ष का काम होता है धरना देना, सवाल पूछना। यहाँ पे तो मोदी सरकार के मंत्री धरना दे रहे हैं संसद के बाहर, और संसद के अंदर भी धरना दे रहे हैं। यानी विपक्ष नहीं देता तो कौन कैसे चर्चा करे? नहीं, विपक्ष भी करता है। विपक्ष का तो काम सवाल पूछना है, लेकिन सरकार सवाल ही तो नहीं पूछे जा रहे हैं। काम करना है, सवाल पूछना नहीं है। नहीं, आप अगर संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? आप संसद के पटल पर प्रश्न रखिए ना। आप अपने सुझाव रखिए, प्रश्न रखिए, जनता के मुद्दे पर रखिए आप। प्रधानमंत्री गायब हो जाते हैं, गृह मंत्री गायब हो जाते हैं, संसद छोड़ के भाग जाते हैं। ये सरकार का काम है संसद चलना, विपक्ष का काम नहीं है संसद चलाना। बहुत गलत बात है संसद को संसद चलाना का इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया हम देख रहे हैं। इस तरह से संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। ये संसद के अंदर के अंदर में, संसद के अंदर में, सदन के पटल पर कुछ नहीं रख रहे हैं। इतनी मजबूत सरकार है, विश्वगुरु है, हम आप कह रहे हो हम नहीं चलने दे रहे हैं विश्वगुरु को। आप तो विश्वगुरु हो, आप तो पूरी दुनिया में लीडरशिप का डंका जा चुका है आपसे। भैया ये तो देश देख रहा है, भैया भाई ये तो देश देख रहा है। नहीं, ये तो देश देख रहा है कि संसद को कौन नहीं चलने दे रहा है। 20 तारीख को क्या हुआ, बच्चों को किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से पैलेट गन चलाई गई। जावेद अंसारी जी, जो हुआ गलत हुआ, अब इसको लेकर कानून आता है जिस पर चर्चा की बात की जाती है, बिल पेश किया जाता है। ऐसे में राज्यसभा से कल ये बिल पास हो चुका है, लेकिन इसमें विपक्ष की भूमिका क्या रही? सवाल वही उठते हैं, बार बार सदन स्थगित क्यों हुआ? जब मॉनसून सत्र आपको भी पता है कि ज्यादा दिनों का होता नहीं है, तो कोशिश क्यों नहीं की जाती कि ठीक है एक अच्छा सा बिल बना दिया जाए, जिससे कि पहले, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले रोका जाए, इस गुनाह को करने से पहले रोका जाए, इन बच्चों का भविष्य खराब करने से पहले रोका जाए। तो क्या सुझाव थे? और सुझाव थे तो चर्चा क्यों नहीं हुई? चर्चा होती तो सदन क्यों यहाँ पर स्थगित होता? और अगर विपक्ष की पूरी रणनीति थी तो आप क्यों सत्ता पक्ष को घेर नहीं पाते हैं? बार बार माइक बंद करना, वॉकआउट करना, ये कब तक होता रहेगा? और साथ ही साथ के देश की जनता ये देख नहीं रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर रहा है विपक्ष। विपक्ष बिल्कुल सही कर रहा है। विपक्ष के नेता एलओपी लीडर ओम बिरला जी से मिले थे, वो खुद कह रहे हैं हम तो सरकार से पूछ के बताएंगे। तो स्पीकर की वैल्यू देख लीजिए कि इन्होंने क्या कर दी है कि जो स्पीकर है पूरे संसद का मालिक होता है, चेयरमैन होता है, वो कह रहा है मैं सरकार से पूछ के बताऊंगा क्या चर्चा करनी नहीं करनी। हम तो पहले दिन से कह रहे थे चर्चा करो, और हम कह रहे हैं एनटीए को भंग कर दो। एनटीए भंग ही नहीं किया इन्होंने, क्योंकि एनटीए भ्रष्टाचार का अड्डा है। 3500 करोड़ रुपया एनटीए ने वसूला है बच्चों से। 6.5 करोड़ बच्चों का एग्जाम कराए, जिसमें राहुल जी ये सारी बातें हो रही है, इसे भंग कर दो, इसे हटा दो, इसे बर्खास्त कर दो, क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, देखिए एनटीए भंग करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एनटीए बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए होता क्या था, पहले जब एग्जाम होते थे, कहीं अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते थे, अलग अलग तरीके से आरक्षण होता था। तो अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। पूरे देश का एक एग्जाम है नीट का, और फिर उससे लोग चूज किए जाते हैं कौन डॉक्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। इससे अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जावेद जी को शायद पता नहीं है ये सारी चीजें कि सीपीएमटी अलग होता था, पीएमटी अलग होता था, कर्नाटक का अलग होता था, ये सारी चीजें अलग अलग और फिर इसमें है ना। अच्छा तो वो ठीक है, अब फिर दिया है तो फिर तो आपको पता ही होगा सारी चीजें। देखिए जावेद जी मखौल उड़ा रहे हैं कि विश्व गुरु है आप, तो ये विश्व गुरु जो वर्ड है वो बीजेपी के लिए यूज नहीं किया गया जावेद जी। बात यही है कि आप डिस्ट्रप्टिव फोर्स है। विश्व गुरु आप भी विश्व गुरु होने का हिस्सा है, आप भी उस देश का हिस्सा है जिसे विश्व गुरु कहा जा रहा है। आइडियोलॉजी को इस देश के कल्चर के लिए, इस देश के ज्ञान के लिए विश्व गुरु यूज किया गया है, और आप उसका मखौल उड़ाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप डिस्ट्रप्टिव फोर्स, अगर जो आप कंस्ट्रक्टिव फोर्स होते हैं तो मखौल ही नहीं उड़ाते। मोदी जी के विश्व गुरु होने का मतलब है हमारे ऋषियों पे गर्व करना, हमारी ज्ञान परंपरा, हमारे दर्शन पे गर्व करना। लेकिन आप उस दर्शन का मजाक उड़ा रहे हैं, जो इस देश के ऋषि मुनियों ने जो दर्शन दिया, जिससे पूरा विश्व मानता है कि हाँ भारतीयों ने बहुत गजब का दर्शन दिया है। जावेद अंसारी जी, भारत विश्व गुरु है, चलता है मोदी जी विश्व गुरु नहीं है, भारत विश्व गुरु है। मुझे लग रहा है कि आपने गलत सुना और समझा है। किस चीज में? मिश्रा जी, मतलब किस चीज में बताइए? मिश्रा जी बताएंगे बेहतर तरीके से, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो। मिश्रा जी हाँ बताइए, किस चीज में विश्व गुरु है बताइए। अरे भैया, विश्व गुरु जो शब्द राहुल जी ने कहा यहाँ पर विश्लेषित वर्ड यूज किया है यहाँ पर, इसके लिए आपको क्या समझ नहीं आ रही है? शायद लगता है राहुल गांधी जी ने आपको आशीर्वाद दिया है क्या?
कि जो कि कुछ भी नहीं समझना है, संसद के अंदर में भी नहीं समझना और सड़क पर मोदी भी जी नहीं ने समझना आशीर्वाद दिया है। क्या आप मुझे तो मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है, पूरे देश को अंधभक्त बना दिया है। अंधभक्तों के लिए इडियट कहा था, मैं अंधभक्त नहीं हूं, मैं संविधान में मानता हूं, मैं ये अंदर में आ गया, संविधान में मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं नहीं साइंटिफिक है वो टेम्परामेंट में मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं संविधान में मानने ज्ञान वाला है व्यक्ति हूं। ये ज्ञान है इसका, अंधभक्त नहीं हूं। किस चीज में विश्वगुरु है हम बताइए। जावेद अंसारी जी, पहले मतलब तो किस एक चीज ये में जो विश्वगुरु है? अंधभक्त की डेफिनेशन है उसे साफ कर दीजिए, और ये जो हाथ में संविधान की किताब आप ले रहे हैं, क्या वाकई सदन में भी इस किताब को हाथ में लेकर रखते हैं? वहां पर भी इसके अंदर जो बुक खोलकर पढ़िए, लिखा क्या है, कैसे सदन चलेगी, क्या उसको लेकर भी कभी विचार करते हैं? और कौन अंधभक्त बना हुआ है ये भी बताइए। हाँ, मैं इंडिया का भी लॉयर हूँ, इंग्लैंड का भी लॉयर हूँ, वेल्स का भी लॉयर हूँ, संविधान मेरा पूरा पढ़ा हुआ है, एक आर्टिकल बता सकता हूँ कौन से कानून में क्या लिखा है। बहुत अच्छी बात दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि अंधभक्त वो है जो मोदी जी उल्टा भी बोलते हैं, उसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। मतलब मैंने एक सवाल पूछा कि विश्वगुरु की बात कर रहे हो, किस चीज में हम विश्वगुरु, वो बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए जिसमें हम विश्वगुरु, तो मैं मान लूंगा। भी तो अनुसरण कर रहे हैं राहुल गांधी जी जो बोलते हैं, आप उसका अनुसरण कर रहे हैं। छोड़ दीजिए राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, हम तो विश्वगुरु की बात कर रहे हैं। अभी विश्वगुरु बताइए किस चीज में हम विश्वगुरु है, एक चीज में बता दीजिए विश्वगुरु किस चीज में हम। राहुल गांधी को नॉलेज नहीं है, राहुल गांधी की जो एक पैसे का दीजिए विश्वगुरु किस चीज में है, मोदी जी ने विश्वगुरु किस चीज में है, हमें वो चीज बता दीजिए। अरे छोड़िए आप, राहुल गांधी जी का एक पैसे का, अरे राहुल पद पर कैसे? ठीक है जावेद अंसारी जी, जावेद अंसारी जी, विपक्ष के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिससे कि भारत विश्वगुरु बन जाए? अभी तो नहीं है आपके मुताबिक, लेकिन आपके पास भी तो कोई ऐसा प्लान होगा ना। विपक्ष के पास भी पूरी रणनीति होगी इस देश को विश्वगुरु बनाने की, उनमें से कुछ हमें बता दीजिए। सबसे पहले आरएसएस को रजिस्टर करना चाहिए, तभी देश का उत्थान होगा। इनके पास कहां से पैसा आगे आ रहा है? बोलिए। ओएनजीसी ने 670 ऐसी करोड़ तमाम रुपए बहुत सी करोड़ दिया है। संस्थाएं इस देश में हैं, आप किस अपने किस को राहुल हटाएंगे? आप कह रहे हैं गांधी एनटी जी को देश बर्खास्त जाते कर दो, आरएसएस को बर्खास्त कर दो, बजरंग दल को बर्खास्त कर दो, किस किस को आप बर्खास्त करेंगे? विचारधारा ये होती, कितनी विचारधाराओं को खत्म करेंगे? क्या यही प्लान है बस कि पहले आरएसएस को हटा दो? आरएसएस को रजिस्टर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरएसएस को बर्खास्त कर दो, वो तो रजिस्टर ही नहीं है। पहले रजिस्टर होना चाहिए आरएसएस को, एनटीए को बर्खास्त होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फिर से फ्रेम करना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हमारे साथ बने रहिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। एंटी पेपर लीक बिल पास होने पर अमित शाह का पोस्ट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। नया कानून अपराध रोकने का सबसे मजबूत उपाय है। छेड़छाड़ की कोशिश करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी तो युवा अपने देखे हुए सपनों को पूरा कर सकेंगे। अमित शाह ने ये पोस्ट कर दिया है, नया कानून अपराध रोकने का सबसे मजबूत उपाय है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ तमाम पैनल बैठे हुए हैं। राहुल जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पोस्ट को लेकर। देखिए जावेद जी पूछ रहे हैं विश्वगुरु किस में हम। देखिए विश्वगुरु हम दर्शन में, जावेद जी, है ना। हमने जो दर्शन दिया, हमने जो जीरो दिया, हमने जो दशमलव दिया, जिससे गणना प्रणाली शुरू हुई, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। हम फार्मास्यूटिकल में विश्वगुरु, हम सस्ती दवाई इस पूरे विश्व को, गरीब देशों को उपलब्ध कराते हैं। पूरे विश्व को हम सस्ती दवाई, आपको समझ में आ रहा है कि हम ये देश कितने लोगों की जान बचाता है। अमेरिका में जो दवाई $900 की मिलती है, यहाँ वो हो सकता है 400-500 की मिल जाती है। मजाक वाली बात नहीं है। आप तो वेल्स के लॉयर है ना, इतनी तो ज्ञान होना चाहिए, है ना। और ये जो इस विश्व में गरीबी है, उस गरीबी को, उन गरीबों को हम कम से कम दवा देते हैं कि भाई आप लोग दवा लो, जिंदा रहो। 80 करोड़ लोग, है ना, वो सस्ती दवा हम देते हैं। 5 किलो हम आईसी में विश्वगुरु में हम, अच्छा सुनिए ना, पीड़ा हो, अरे सुनिए ना महाराज, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अपनी गरीबी समझ में नहीं आएगा। सुनिए साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी होते हैं ना, फार्मास्यूटिकल की आपने बात की सुनिए है, ना, अरे सुनिए महाराज, अरे साइंटिफिक, मैं आपका टेम्परामेंट में सवाल करता हूं। अगर जो जावेद जी आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति होते, अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति होते तो सवाल ही नहीं करते। विश्वगुरु हम हैं, विश्वगुरु हम बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। हमने एक टाइम पे पूरी विश्व को दिशा दी है, हम फिर से दिशा देंगे। इस देश में कैपेसिटी है, देश की जनजी में कैपेसिटी है। मजाक लगता है आप जैसे लोगों को, है ना। साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं आप,
साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति होते तो जावेद जी ये सवाल उठाने से पहले 100 बार सोचते, भारत की हिस्ट्री पढ़ते, भारत को समझते, है ना। संविधान की किताब मैंने यहाँ का कानून पढ़ा, मैंने इंग्लैंड का कानून पढ़ा, मैंने सीपीएमटी दिया है, मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ, लेकिन बातों से तथ्यों पे बात कर लीजिए, तथ्यों पे बात कर लीजिए, तथ्यों पे बात कर लीजिए, अरे मुद्दे पे बात कर रहा हूँ मैं, तथ्यों पे बात कर लीजिए, मैं मुद्दे पे तथ्यों पे बात कर लीजिए, तथ्यों तथ्यों पे बात कर लीजिए, तथ्य पे बात कर रहा हूँ, तथ्यों पे बात कर लीजिए, तथ्यों पे बात कर लीजिए, बताइए ना। जीरो हमने दिया, दशमलव हमने दिया, तो जो अरब यहाँ की गिनतियों को तथ्य सुन लीजिए, हिंदी कहते हैं, उसको तथ्य आपका जीरो हमने दिया, तथ्य सुन लीजिए, गणना नहीं हो सकती, सुन लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आइए, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के, वेल्स का कानून पढ़ा, इंग्लैंड का पढ़ा, पता है ये सारी चीजें पता है, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट होने का मतलब ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। मखौल मत उड़ाइए, ये जो मखौल उड़ाने की कोशिश करते हैं ना, मुझे पता है, अगर जो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति होते ना तो जावेद की आने नहीं होता। एक तथ्य सुन लीजिए, आप आरएसएस से हैं या नहीं ये बता दीजिए। आरएसएस से हो? बिल्कुल नहीं। आरएसएस से हो? बिल्कुल नहीं लग रही है आरएसएस। जावेद जी आप तो बहुत कुछ तय कर देते हैं, आप तो विचारधारा को भी तय कर देते हैं, कौन आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कौन बीजेपी से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा ही आकलन आप कर देते हैं। ऐसे ही आकलन देश की समस्याओं को लेकर सदन में कीजिए, वहां पर भी अपनी बात रखिए, ताकि जिस तरह से केंद्र सरकार ये जो कानून बना रही है उसमें सहयोग हो सके। अपने पॉइंटर्स वहां भी ऐड ऑन करवाइए उन छात्रों के लिए जिनके लिए धरना दिया गया था जंतर मंतर पर। बोलूंगा एक लाइन, मिश्रा जी एक लाइन, इन्होंने एक लाइन बोलूंगा बस। बोलिए अंसारी, जल्दी बोलिए। राहुल जी ने बोला फार्मास्यूटिकल्स में विष गुरु है। WHO कह रहा है 47 लाख भारतीयों की मौत हो गई कोरोना में। मिश्रा जी 30 सेकंड से जल्दी से, बहुत समय दे दिया आपको अंसारी जी। देखिए यहाँ पर कांग्रेस के नेता का जो आचरण है संसद के अंदर में बिल्कुल अशोभनीय आचरण, उसके बाद झूठ का पुलिंदा लेकर के संसद के अंदर में जाते हैं। इन लोगों का पहले संसद के अंदर में आचरण सही होनी चाहिए। ये जो मखौल उड़ाने का यहाँ पर नेशनल चैनल पर बैठ करके मखौल उड़ाना हंसी चल रही है, यहाँ पर इनको देश के जनता के प्रति कोई संवेदनशीलता ही नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है इन लोगों के पास। अगर थोड़ा सा भी शर्म बचा हुआ हो तो कम से कम सदन के पटल पर अपने नेता को बोलिए, जो विषय को रखे और चर्चा करे। विषय से भागने की जरूरत नहीं है, विषय से भागेंगे जनता आपको भगा देगी। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि विपक्षी एक बड़ी भूमिका है कि आप जाइए पूरी रणनीति के साथ और सरकार को घेरिए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन वॉकआउट करने से बचिए, शोर शराबे से बचिए, तभी आप सवाल पूछ सकते हैं सरकार से। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।